हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस, अभी रिसेंट में जो सीएचओ के लिए एग्ज़ाम होने हैं डिफरेंट स्टेट में, स्पेशली एमपी का तो है जो एग्ज़ाम डेट ही आ गई है। 10 दिसंबर को आपका पेपर है। जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया हुआ हो वो लोग प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करें अपनी। और आज के इस वीडियो में आपको सीएचओ 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपकी आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे से, जो 2019-2020 के लिए सीएचओ एम्स जो अदर नर्सिंग एग्जाम होने हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में टोटल 20+ क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन के रेशनल्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन है जो क्लैरिफाई रहे, ताकि सीएचओ के एग्ज़ाम के बाद में जो और कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें भी आपको क्वेश्चन के आंसर याद रहने चाहिए। यदि आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि और किस टाइप के वीडियो मैं पब्लिश कर सकती हूँ। और जो भी कैंडिडेट सीएचओ की तैयारी कर रहे हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए एटलीस्ट आपको जो भी पहले जितने भी स्टेट में पेपर हो चुके हैं उनके सभी की आंसर की मिल जाएंगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और अदर जो सब्जेक्ट रहते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट उनसे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सीएचओ 2017 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर का पार्ट फर्स्ट है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज a client is receiving aminophylline intravenously to relieve severe asthma. Observe the client form. तो एक क्लाइंट है जिसको अमीनोफाइलिन है जो इंट्रावीनस रूट के थ्रू दी जा रही है, तो उसके लिए सीवियर अस्थमा की कंडीशन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए अमीनोफाइलिन आईवी रूट के थ्रू दी जा रही है। तो उसके लिए जो अमीनोफाइलिन दी जा रही है तो उसको किस कंडीशन के लिए ऑब्जर्व करेंगे क्लाइंट के लिए? ए विजुअल डिस्टर्बेंस, बी हाइपोटेंशन, सी डिक्रीज पल्स रेट और डी डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। तो जो अमीनोफाइलिन है ये क्या है? ब्रोंकोडायलेटर है। और ब्रोंकोडायलेटर क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अस्थमा में जो ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट को हमें ऑब्जर्व करना है हाइपोटेंशन की कंडीशन के लिए, क्योंकि सॉरी, तो अमीनोफाइलिन देने के बाद हम उसको क्यों हाइपोटेंशन के लिए ऑब्जर्व करेंगे? क्योंकि विजुअल डिस्टर्बेंस, डिक्रीज पल्स रेट और डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट ये सभी नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है अमीनोफाइलिन के, बट जो सीवियरली और मोस्ट डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट, वो है हाइपोटेंशन। हियर इज द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आफ्टर अ थोरासिंथेसिस ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर। तो थोरासिंथेसिस प्रोसीजर परफॉर्म किया गया है क्लाइंट पर, उसको किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करेंगे उस क्लाइंट को? ए पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन, बी इंक्रीज ब्रेथ साउंड, सी एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड और डी डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पे थोरासिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद क्लाइंट के लिए हम एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड के लिए ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं ब्लड एक्सपेक्टोरेशन देखने को तो नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो थोरासिंथेसिस की प्रोसीजर है वो उसका साइट क्या होता है? तो जो थोरासिंथेसिस की प्रोसीजर होता है वो जनरली 7th एंड 8th इंट्राकोस्टल स्पेस की जो मसल्स हैं उसके बीच में परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए, द साइट फॉर थोरासिंथेसिस बिटवीन द 7th एंड 8th इंट्राकोस्टल स्पेस। If fluid is suspected in the pleural space, then the needle should be inserted two-third of the way down the chest. तो यही प्रोसीजर है। यदि प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको निकालने के लिए थोरासिंथेसिस प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। उसके लिए जो साइट होती है वो होती है 7th एंड 8th इंट्राकोस्टल का स्पेस है उसके बीच की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स आर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ। तो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट हैं वो किस डिग्री को रिलेट करते हैं? डाइजेस्टिबिलिटी, टेस्ट को, कलर को या फिर डेंसिटी को? तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, डेंसिटी। क्योंकि जनरली जो डेंसिटी ही चेक की जाती है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की सीरम में। कोलेस्ट्रॉल जब हम चेक करवाने जाते हैं लिपोप्रोटीन्स, तो उसमें जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड या फिर नॉन सैचुरेटेड फैट होते हैं उन्हीं को चेक करने के लिए तो उसमें डेंसिटी चेक की जाती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी।
नेक्स्ट इज एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नोन एज। तो जो एक्टिव फीटल मूवमेंट्स है वो जनरली 16 to 20 वीक्स में फील होने लगते हैं मदर को। तो इस जो एक्टिव फीटल फर्स्ट एक्टिव फीटल मूवमेंट जो मदर को फील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं क्विकनिंग। फिर इज द आंसर इज बी क्विकनिंग। ये क्वेश्चन एटलीस्ट नर्सिंग के जितने भी एग्ज़ाम हुए होंगे सभी में आया है, क्योंकि मैं 2 साल से जो पेपर देख रही हूँ, जो भी नर्सिंग के पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन तो रखा ही मिलेगा आपको, चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर स्टेट के लिए, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। अ थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द क्रोनिक प्लेट इज। तो एक जो थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट रहती है कोरियोनिक प्लेट के पास में प्लेसेंटा में, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कंडीशन कहलाती है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। A thin fibrous ring present at the margin of the chorionic plate, it's known as the placenta marginata। ये देखिए आप लोग, प्लेसेंटा मार्जिनेटा और सर्कमविलेटा, बट यहाँ पे हम प्लेसेंटा मार्जिनेटा की बात कर रहे हैं। तो जो प्लेसेंटा मार्जिनेटा की कंडीशन में क्या होता है, जो नॉर्मल प्लेसेंटा है वहाँ पर थिन और एक फाइब्रस जो फाइब्रस ये देखिए यहाँ पे जो रिंग्स है वो एक्स्ट्रा रिंग बन जाती हैं कोरियोनिक प्लेट के पास में, तो ये कंडीशन कहलाती है प्लेसेंटा मार्जिनेटा। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है प्लेसेंटा सक्सिनेट्रेटा, प्लेसेंटा सर्कमवेलेट्स और वेलामेंटस इंसर्शन, तो इनको भी क्लैरिफाई कर दूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा, एन एक्स्ट्रा प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेसेंटा है जो बना हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर जो वर्ड है सक्सिनेट्रे, इसका मतलब होता है एसेसरी टू एन ऑर्गन, जो अदर ऑर्गन बन रहे हो। इन द केस ऑफ सक्सिनेट प्लेसेंटा इज एन एसेसरी प्लेसेंटा। यहाँ पर जो नॉर्मल प्लेसेंटा तो है ही, उसके साथ एक एसेसरी प्लेसेंटा बन जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है सक्सिनेरेटा। वन और मोर स्मॉल लोब और कोटिलेडन और प्लेसेंटा में बी प्लेस्ड एट अ वेराइंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल मार्जिन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। तो इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे जो भी इमेज जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए वो भी इंसर्ट की हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा इज अ प्लेसेंटल मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, अ सबटाइप ऑफ प्लेसेंटा एक्स्ट्रोकोरियल्स इन विच द फीटल मेम्ब्रेन्स डबल बैक ऑन द फीटल साइड अराउंड द एज ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी, थिक रिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स और इट्स फीटल सरफेस। ये देखिए नॉर्मल प्लेसेंटा होता है वो इस टाइप से होता है, बट जो सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा की कंडीशन होती है उसमें एक्स्ट्रा कोरियस रिंग्स हैं जो देखने को मिलेंगी आपको। ये देखिए यहाँ पर राइज्ड मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है वेलामेंटस इंसर्शन। एक क्वेश्चन वेलामेंटस प्लेसेंटा वेलामेंटस इंसर्शन कई बार एग्जाम में आ चुका है। It's a umbilical cord refers to the insertion of the cord into the membranes rather than directly into the placenta। तो यहाँ पर जो umbilical cord है वो प्लेसेंटा से अटैच ना होकर मेम्ब्रेन से अटैच ना होकर डायरेक्टली प्लेसेंटा से अटैच हो जाती है, तो ये कंडीशन कहलाती है वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। तो जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वो होता है येलो कलर का। तो जब डिफरेंट टाइप के जब एमनियोटिक फ्लूइड कलर शो करता है तो वहाँ पर डिफरेंट कंडीशन भी प्रेजेंट रहेंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो वो किस कंडीशन को इंडिकेट करेगा? ए पोस्ट मैच्योरिटी, बी इंट्रायूट्राइन डेथ, सी RH इनकम्पेटिबिलिटी और डी एक्सीडेंटल हेमरेज। तो जब डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा तो वो कंडीशन शो करेगी, इंडिकेट करेगी इंट्रायूट्राइन डेथ। यहाँ पर ये देखिए कि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो क्लियर और टिन येलो कलर में होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में डार्क ब्राउन कलर आपसे पूछा जाए, हो सकता है गोल्डन कलर पूछ लें, ग्रीनिश पूछ लें, या फिर नॉर्मल कलर भी पूछ लें, या फिर डार्क ब्राउन कलर पूछ लें। चलिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जब गोल्डन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जब गोल्डन कलर में होगा तो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिकेट करेगा? RH इनकम्पेटिबिलिटी ड्यू टू एक्सेस हीमोलाइसिस ऑफ द फीटल RBCN प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस ब्लूबिन। मीन्स जब गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होगा तो उस बच्चे को RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन है। ग्रीनिश येलो सैफ्रॉन कलर का होगा तो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा। डार्क कलर होगा तो एक्सीडेंटल हेमरेज को, और डार्क ब्राउन टोबैको जूस टाइप का होगा तो इंट्रायूट्राइन डेथ।
तो यहाँ पर यही 4 पॉइंट हैं जो आप याद रखिए कि जब भी गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पूछा जाए मीन्स RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ग्रीनिश येलो मीन्स पोस्ट मैच्योरिटी, डार्क कलर इंडिकेट द एक्सीडेंटल हेमरेज और डार्क ब्राउन और टोबैको जूस टाइप का जो कलर होगा वो इंडिकेट करेगा इंट्रायूट्राइन डेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रेगुलर रिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इलेक्टेड ड्यूरिंग बायमैनुअल एग्जामिनेशन इज। तो ये कंडीशन कहलाती है पाल्मर्स साइन। देखिए यहाँ पर ये सभी हैं जो प्रेगनेंसी के साइन हैं, बट यहाँ पर रेगुलर रिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द बायमैनुअल एग्जामिनेशन, तो कंडीशन कहलाती पाल्मर साइन है जो। और यहाँ पर ये साइन भी कई बार एग्जाम में है, गॉडल साइन, चैडविक साइन, हैगर्स, क्विकनिंग, वेलॉटमेंट, ये सभी चीज़ें हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। तो गॉडल साइन मीन्स क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। चैडविक साइन मीन्स ब्लूइश कलर सर्विक्स और वेजाइना। हैगर साइन सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। बलॉटमेंट क्या है, इट्स अ मेथड ऑफ डायग्नोसिक प्रेगनेंसी इन द यूट्रस इज पुश्ड विद अ फिंगर टू फील वेदर अ फीटस मूव्स अवे एंड रिटर्न्स अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्पसिया इज। तो यहाँ पर जो बायोकेमिकल मार्कर है प्री एक्लेम्पसिया के लिए वो कौन सा है, तो वो है प्रोटीन यूरिया। द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इमीडिएट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। तो जो मोस्ट कॉमनली और इमीडिएट मीन सडनली होता है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का वो कौन सा है। ए ब्लीडिंग, बी शॉक, सी सब इन्वल्यूशन और डी परफोरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ब्लीडिंग। ब्लीडिंग है जो पोस्टपार्टम हेमरेज है जो सबसे मोस्ट कॉमन और प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट्स नोन एज। तो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नोन एज द गॉडेल्स साइन। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। तो एट टर्म में जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कितना होता है, तो वो होता है 600 to 800 ml। सो हियर इज द आंसर इज सी। 600 से 800 ml है जो एट टर्म में नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है। नेक्स्ट आता है द लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म इज। स्पर्म की जो लाइफ स्पेन है वो कितनी होती है, वो होती है 48 to 72 आवर्स। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आफ्टर द ejaculation sperm can live inside the female body for around 5 days। मीन्स ejaculation के बाद है जो स्पर्म फीमेल बॉडी में मैक्सिमम 5 दिन तक लाइव रह सकता है, क्योंकि उसको स्पर्म को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको जो भी सर्वाइविंग के लिए लाइव रहने के लिए उसको सभी जो वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है जो सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो स्पर्म को मिल जाते हैं, जिससे 5 दिन तक लाइव रह सकता है आफ्टर द इजैकुलेशन। ये पॉइंट भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 13। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैरीड आउट एट द PSC लेवल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो PHC लेवल पर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएंगी वेक्टर बॉर्न डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। सोर्स रिडक्शन, मास ट्रीटमेंट, डॉट्स थेरेपी या फिर DEC ट्रीटमेंट। तो वो होगा सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन मीन्स क्या होगा कि जो भी वेक्टर बॉर्न डिसीज हो रही है उनको प्रिवेंट करने और कंट्रोल करने के लिए मीन्स उन डिसीज को कॉज करने वाला एजेंट क्या है उस सोर्स का पता लगाएंगे और उसको रिड्यूस करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे PHC लेवल पर। तो यहाँ पे आंसर आएगा सोर्स रिडक्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर शिव इज अंडरगोइंग चेस्ट फिजियोथेरेपी आफ्टर CAVG। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इज इलस्ट्रेट्स। तो यहाँ पर एक शिव नाम का पेशेंट है वो चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए गया है CAVG के प्रोसेस के बाद, तो उसको किस टाइप के लेवल का प्रिवेंशन बताया जाएगा यहाँ पर, तो वो होगा टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिक इज कंडक्टेड इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर अंडर NRHM फॉर लाइफ स्टाइल डिसीज। तो यहाँ पर कौन सी क्लिनिक कंडक्ट की जाएंगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो NRHM के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं लाइफ स्टाइल डिसीज के लिए। A NCD क्लिनिक, B डायबिटिक क्लिनिक, C हाइपरटेंसिव क्लिनिक और D पेन एंड पैलिएटिव केयर। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर में जो NRHM जो क्लिनिक कंडक्ट करवाएगा वो होगी NCD क्लिनिक।
NCD क्लिनिक मीन्स क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्लिनिक। तो यहाँ पर क्यों, जो जनरली पेन एंड पैलिएटिव केयर है कैंसर के लिए की जाती हैं, हाइपरटेंशन, तो जो NCD है इनमें सभी टाइप की डिसीज आ जाएंगी जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो रही हैं। So, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India launched the National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes। तो जो एक NCD क्लिनिक है वो किस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नेशनल हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ने लॉन्च की है इंडिया में। तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक with the objective to prevent and control common communicable disease through behavior and lifestyle change। तो जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके जो NCD क्लिनिक है इसीलिए ओपन की जाती है। नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर 2019 इज। तो 2019 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या रही है, तो वो रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रखिए कि हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे है जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और एक पॉइंट और 2018 और 2019 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी वो कॉमन थीम थी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवेयर, एवरीवन और एवरीवेयर। तो यहाँ पर जब से वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम रखी गई है तो वो स्टार्टिंग से लेके 1991 से 1991 से 2019 तक की सभी थीम है। तो 1991 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी वो थी शुड डिजास्टर स्ट्राइक बी प्रिपेयर्ड। 92 में थी हार्ट बीट रिदम ऑफ हेल्थ। 93 में थी हैंडल लाइफ विथ केयर प्रिवेंट वायलेंस एंड नेग्लिजेंस। 94 में थी ओरल हेल्थ फॉर अ हेल्थी लाइफ। 95 में ग्लोबल पोलियो रेडिकेशन। 96 में हेल्थी सिटीज़ फॉर बेटर लाइफ। तो आपको इतना ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो रिसेंट की 2015 से लेके 2019 तक की उनको तो आप अच्छे से याद रखिए ही। तो 2015 में थी फूड सेफ्टी, 16 में होल्ड द राइस बीट डायबिटीज़, 17 में डिप्रेशन लेट्स टॉक, 18 में थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। तो 18-19 की कॉमन रही हैं, तो ये आपको 2 साल का एक साथ याद हो जाएगा। और 2017 में दीपिका पादुकोण को तो आप सब लोग जानते होंगे, इसलिए इजीली याद हो जाएगा क्योंकि उनको भी डिप्रेशन हुआ था। तो आप उनके दीपिका के चक्कर में आप सभी को याद हो जाएगा कि डिप्रेशन से रिलेट करते हुए 2017 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक चीज़ और याद रखिए कि 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है विच विटामिन डेफिशिएंसी एंटीनेटल पीरियड इज एसोसिएटेड विथ कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो कौन से विटामिन की कमी के कारण एंटीनेटल पीरियड के टाइम पर कौन से विटामिन नहीं लेने से उनकी कमी के कारण है जो कंजेनाइटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाते हैं, तो वो है फॉलिक एसिड। तो इसीलिए एंटीनेटल पीरियड के टाइम पे, शुरुआती टाइम में ही प्रेगनेंसी के, आपको फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी इज। तो हिप इंस्टेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, बार्लोस टेस्ट, वेबर, फैलेंस और एलन टेस्ट। तो वो होता है बार्लोस टेस्ट। बार्लो टेस्ट, बार्लो मैन्यूवर में क्या होता है कि जो इन्फेंट के जो डिस्प्लेसिया है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया है हिप में, उसको चेक किया जाता है, हिप इंस्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। और जो बार्लो टेस्ट है इसको किसने दिया था, डॉक्टर थॉमस गियोफ्री बार्लो, जिन्होंने एक इंग्लिश ऑर्थोपेडिक सर्जन थे जिन्होंने इस टेस्ट के लिए एडवाइस किया था, खोज की हुई थी बार्लो टेस्ट, उन्हीं के नाम पर इस टेस्ट का नाम भी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ विच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग और फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक क्लिनिकल फीचर है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं और कॉमन क्वेश्चन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, गोम्स क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू ग्रेड द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इज। तो गोम्स क्लासिफिकेशन जो बच्चों के लिए किस कंडीशन के लिए ग्रेडिंग की जाती है, तो वो है PM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। तो अकॉर्डिंग टू गोम्स क्लासिफिकेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग परसेंटेज में है जो चेक किया जाता है बच्चों का वेट, तो जो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एक्सपेक्टेड वेट फॉर एज
ओवर 90% यदि वेट है तो वो नॉर्मल में आएंगे, 76 से 90% है तो माइल्ड में मीन्स फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन है बच्चे को। यदि 61 to 75 में आएंगे तो मॉडरेट मीन सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन है। लेस देन 60% वर्क वेट में आएंगे तो वो होंगे थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन में। क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सीधा डायरेक्टली पूछें कि गोम्स क्लासिफिकेशन है जो किस डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, कभी कभी परसेंटेज के बेस पे भी कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन है, तो ये भी यहाँ पे याद रखिए। और गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे आप है जो बच्चे का प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन का पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, द चाइल्ड वेट इज कंपेयर्ड विथ अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज सॉरी। तो चाइल्ड का जो वेट फॉर एज है उसको चेक करने के लिए जो उसी एज के चाइल्ड है उनका वेट पता करना है, और जो उस बच्चे का वेट है उससे 100 का गुणा कर देना है। तो आपको वेट फॉर एज मीन्स बच्चे का जो बर्थ वेट है, सॉरी जो नॉर्मल वेट है उसकी अपेक्षा जो गोल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से वेट निकलेगा वो पता चल जाएगा। इससे आप है जो बच्चे को पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप के और किस डिग्री के माल न्यूट्रिशन में, फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन में, सेकंड में या फिर थर्ड डिग्री में है। तो गाइज यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जिन भी लोगों को पता हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज रिसेंटली रिकमेंडेड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो एडोलेसेंट गर्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैकेंसी है जो रिकमेंड की जाएगी? टिटनेस टॉक्साइड, पेंटा वैक्सीन, MMR वैक्सीन और रूबेला वैक्सीन। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।